होना चाहिए। लिखो आज आगे। आज किसका नंबर है? विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, SINGLE, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया या खाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब विस्थापन अभिक्रिया से पहले पिछला रिवीजन एक दो बार कर लो कि कौन कौन सा अभिक्रिया हो गया। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ढेर दिन बाद आया है। वियोजन के बाद दो और साथ साथ बतावल था, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक। और ऊष्माशोषी क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर नहीं निकलता है, अपने अंदर लेता है। या कहो कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसको करवाने के लिए ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा अंदर लेता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अंदर लेता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है कि अगर हम वियोजन अभिक्रिया की बात करें तो वियोजन अभिक्रिया कई तरह के, तीन तरह के। कौन कौन? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की मदद से करवाया जाता है। वहाँ पे देखो दोनों लड़का कुछ नहीं बोल रहा, दोनों वो किया ढेर दिन के बाद। दोनों ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया खड़ा हो, तो दोनों वो किया ढेर दिन के बाद ही दोनों। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वो किया ढेर दिन बाद, एक आध साल लगता है, हो गया एक आध साल के बाद आया है। तो रे कई साल बाद आया? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा की मदद से करवाया जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा की मदद से करवाया जाता है या विद्युतीय की मदद से करवाया जाता है उसे विद्युतीय। और जबकि अगर पूछ दे कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में तीनों को बता देगा। जैसे अगर बोले कि फोटो डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल बता, एक उदाहरण बताओ जो फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हो। बता दो बाबू, फोटो डिकम्पोजिशन के। NaCl, इसमें फोटो डिकम्पोजिशन चाहिए। हाँ बोलता है, तो बता फोटो डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल बता। बता बाबू, तुम बता, फोटो डिकम्पोजिशन के कोई एग्जाम्पल बता। AgCl, हाँ जिसमें सनलाइट दिया जाता है तो Ag अलग और हाँ, सिल्वर क्लोराइड, जिसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग, हाँ क्लोरीन अलग हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। और तू दोनों तो 2-4 साल बाद लगता आया है न। बैठो बैठो, डेली आता नहीं है, डेली आएगा तभी ना हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक बतबल था। आज है विस्थापन। अब विस्थापन बतावे से पहले एक चीज़ बताना पड़ेगा। चलो विस्थापन बता ही देते हैं। विस्थापन में
होता क्या है, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चल जाना। जैसे ध्यान से समझो, मान लो कि ए है, समझना है, और इधर बी सी है, और दोनों के रिएक्शन करवा दिए। समझना है ध्यान से, रट्टा नहीं मारना है। होगा क्या नहीं कि ए इधर से आएगा, अब या तो बी को या तो सी को, दोनों में से किसी को हटा देगा। या तो बी को हटा दे या तो किसी को भी हटा दे, या तो बी को हटा दे या तो सी को। हम समझते हैं कि वो बी को हटा दिया। मान लो वो बी को हटा दिया और आके बैठ गया किसके साथ में, सी के साथ में। तो ए बैठ गया किसके साथ में, सी के साथ में, तो बी तो हट गया। इसी को बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे स्थापित हो गया। पहले कौन अलग था, ए, अब कौन अलग दिखाई दे रहा है, बी। कोई जरूरी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये भी हो सकता है ना कि सी अलग हो जाए। देखो जो भी हो, ये बी और सी दोनों एक साथ देख रहे हैं ना, इसमें से बी को हटा देगा या तो सी को हटा देगा, अरे किसी को भी हटा दे, और यही है क्या, विस्थापन। अब बोलेंगे क्या भाई, तो हम कह सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में से, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ में से किसी परमाणु को या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है। नहीं समझ में, एक दो बार लिखो, याद हो जाएगा। देखो इसलिए तो एक दो बार बोलते हैं, जब सुन के याद हो जाए। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, जब कोई तत्व, ज़्यादा दिक्कत लगे तो तत्व लिखो, परमाणु में कन्फ्यूजन होता है। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे और खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुनना है कि जब कोई तत्व को ही परमाणु कहते हैं, रफ भाषा में अगर बोले तो। तत्व ही क्या है, परमाणु है, लेकिन रफली बोला जाता है, तत्व परमाणु नहीं है। कहे कि तत्व के बारे में हम समझाए हैं। तत्व किसे कहते हैं, जब एक ही प्रकार के ढेर सारा परमाणु मिलता है। लेकिन लगभग बोली चाली में बोलते हैं, हाँ भाई हाइड्रोजन क्या है, तत्व है। तो हाइड्रोजन क्या है, एटम भी है। हाइड्रोजन तत्व है सर, हाँ हाइड्रोजन तत्व है। ढेर सारा हाइड्रोजन एक जगह जमा है तो क्या है, तत्व है। और हाइड्रोजन क्या है, एटम। हाइड्रोजन अगर अकेले रहेगा तो एटम, और ढेरे में नहीं रहेगा तो तत्व। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब कोई तत्व, क्या लिखे हो, जब कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे और खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बकाना नहीं, मैथ भी चलेगा। अभी जो केमिस्ट्री के सीरीज चल रहा है ना, तो फिर लगातार केमिस्ट्री चलेगा। छोड़ देंगे ना केमिस्ट्री तो रिदम टूट जाएगा। जैसे अभी केमिस्ट्री तुमको समझ में आ रहा है, पढ़े में भी मन लग रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री चल रहा है। 2 दिन मैथ पढ़ाएंगे, 2 दिन फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो रिदम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। थोड़ा सा मैथ पढ़ाएं, फिर जब मैथ समझ में आने लगा तो ले तीसरा दिन नंबर आ गया फिजिक्स के। 2 दिन में जब फिजिक्स समझ में आने लगा तो ले नंबर आ गया केमिस्ट्री के। वैसे तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम लगातार केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। क्या लिखें कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं लिखाया, लिख लिया है, नहीं लिख पाया। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे और खुद उसके स्थान को ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को या ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिखा गया, बोलो क्या लिखे हो। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे और खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिया। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे
और खुद उसके स्थान को ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन लिख देगा ना। क्या लिखेगा कि जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को, देखो उसके यौगिक से, यहाँ पे यौगिक कौन है BC, यहाँ पे यौगिक कौन है BC, और तत्व कौन है A। और ऐसे तो अगर बात करें तो B एक तत्व है और C भी एक, और दो तत्व, दो अलग अलग तत्व है, तो हम बोले हैं कि दो अलग अलग तत्व अगर आपस में मिलेगा तो दो अलग अलग तत्व आपस में मिलके क्या बनाएगा, यौगिक। दो अलग अलग तत्व है तो यौगिक बनाएगा। तो जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से ही विस्थापित करता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताओ विषाणु क्या है विस्थापन अभिक्रिया? जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन करते हैं, खुद अपनी स्थान ग्रहण करते हैं दूसरे। हाँ हम समझते हैं, बैठो 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 बैठो। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे और खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरी तो जनरल हो गया, एग्जाम्पल जैसे देखो एक दो एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल इसको बोलते हैं आयरन है और इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट है। ध्यान देना, आयरन सॉलिड है और कॉपर सल्फेट जो है एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब घुला हुआ होगा किसी तरह से। ये आयरन है और कॉपर सल्फेट है, यहाँ रिएक्शन होगा तो होगा क्या भाई, आयरन, ध्यान देना आयरन के वैलेंसी बोलो, हम पढ़ाए हैं आयरन के वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है, दोनों वैलेंसी होता है। आयरन के वैलेंसी 2 भी, आयरन के वैलेंसी 3। एजा पे फिलहाल समझो, कॉपर के वैलेंसी कितना, 2, और सल्फेट के वैलेंसी, तभी ना सल्फेट के वैलेंसी यहाँ 2 लिखाया होगा, कॉपर के वैलेंसी यहाँ 2 लिखाया होगा, 2 से 2 गया कट। अब हम अगर आयरन का रिएक्शन इसके साथ करवा देंगे तो देखो कौची होता है, कॉपर हट जाएगा और वहाँ आके लग जाएगा कौन, आयरन सल्फेट, और कॉपर हो जाएगा फ्री, कॉपर हो जाएगा अलग। पता कैसे चलेगा सर कि वो हट गया, आखिर कब हटाना होगा हमको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक सीरीज आता है जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ये जानना पड़ेगा तभी तो बता सकते। रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हिंदी में क्या बोलते नहीं जानते, लेकिन फ़िलहाल अभी रिएक्टिविटी सीरीज, ये एग्जांपल लिखो फिर बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ध्यान से देखो रिएक्शन में कौन किसको हटा दिया, अरे छापे से पहले एक बार देख लो कौन किसको हटा दिया, लोहा हटा दिया, किसको, कॉपर को। काहे हटा दिया, ये दिमाग में चलना चाहिए कि काहे हटा दिया। इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, किससे ज़्यादा होता है, कॉपर से। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो हम लिखाते हैं, अभी फ़िलहाल उतारिए, हम बताते हैं कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। हाँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इसी से, वहीं से पता चलेगा कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हो गया। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है ये बतावे पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज लिखो, रिएक्टिविटी सीरीज, ये तो ऐसा ही एगो एग्जाम्पल था, ऐसा सा ढेरे सारा मिलेगा एग्जाम्पल। रिएक्टिविटी सीरीज देखो, इसमें होता क्या है ना, लिखो लिखो लिखो, धातुओं को कुछ धातु है, इन्हें कहेंगे सभी धातुओं को, तो आप कुछ लिखो या फिर डायरेक्ट धातुओं लिखो। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता या डायरेक्ट बोलो सक्रियता, धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर, धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, नॉर्मली किताब में घटते क्रम ही रहता है, ठीक है। धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में सजाना,
सक्रियता श्रेणी कहलाती है या सक्रियता श्रेणी कहलाता है। रिएक्टिविटी सीरीज। नहीं लिख पाया? फिर बोले, धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पे बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजाना ही सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इन्हें अच्छा लग रहा है, एक और डेफिनेशन लिख लो या करके। धातुओं का वैसा समूह या धातुओं का वैसा समूह, धातुओं का वैसा समूह जिसमें धातुओं का वैसा समूह जिसमें धातुओं का वैसा समूह जिसमें धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर धातुओं का वैसा समूह जिनमें धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में सजाकर रखा जाता है। सक्रियता के आधार पर घटते क्रम में सजाकर रखा जाता है। सक्रियता माने क्या है? सक्रियता माने रिएक्टिव कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जैसे कि लोहा या सोना, रिएक्टिव ज़्यादा कौन है? कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ध्यान से सोचो, ज़्यादा रिएक्शन कौन करेगा, सोना या लोहा? पता चल रहा है बाजार से सोना खरीद के लाएं, आज सोना रिएक्शन कर गया मतलब सोना पीयर हो गया, पीयर तो रहबे करता है सर। सोना हरियर हो गया, सोना लाल हो गया, मतलब सोना में जंक लग गया सर। तो जंक लगेगा तो क्या खरीदेगा सोना? मतलब सोना में जंक उंक जल्दी नहीं लगता है, सोना हरियर उरियर नहीं होता। जबकि वही कॉपर ऊपर लो या मान लेते हैं कि लोहा उहा लो, तो देखोगे का रंग बदल जाएगा। लोहा लाएंगे, नया लोहा कैसन रहेगा? पूरा एकदम चमकदार। और फिर देखते हैं तो लोहा में धीरे धीरे पीला नियन, जंक नियन लगे लगता है। तो लोहा क्या है? लोहा की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, लोहा की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, और सोना की अभिक्रियाशीलता कम है। चांदी की अभिक्रियाशीलता वो भी कम है। सोना और चांदी में अगर बात करें कि किसका अभिक्रियाशीलता सबसे कम है, सोना या चांदी, तो नहीं समझ में आता है ना। सीधा सीधे सोचो कि महंगा कौन है, सोना की चांदी? इसका मतलब ही कम अभिक्रियाशील है। और चांदी उतना महंगा नहीं है, यानी चांदी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अरे अभिक्रियाशील मतलब जो केकरो साथ रिएक्शन कर जाएगा। जैसे लोहा है, हम तुमको बोले कि एक तरफ लोहा है आयरन, एक तरफ बोले सोना है, दाम से बताओ कि कौन महंगा है। खाली दाम बताना है, केकर महंगा ज़्यादा महंगा कौन है? इसका मतलब कि इसका अभिक्रियाशीलता कम है और लोहा की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। फिलहाल नॉर्मली समझने के लिए, हर बार इसने रहता है सर, ने हर बार ऐसा नहीं रहता है। वैसे तो इससे भी ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है? सोडियम। तो सोडियम तो और सस्ता होगा। नहीं ऐसा बात नहीं, वो समझाने के लिए खाली हम बोले हैं। ऐसा रट्टा मार लेगा कि जो कम अभिक्रियाशील होता है वो अच्छा सर बताए थे महंगा, और जो ज़्यादा अभिक्रियाशील वो सस्ता। नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं समझ जाओ कि सोना काहे इतना महंगा है। सोना इसलिए महंगा है क्योंकि सोना कम अभिक्रियाशील है, और लोहा इतना महंगा नहीं क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इससे ज़्यादा तो सोडियम है, तो सोडियम भी तो महंगा है। सोडियम तो नहीं मिलता। सोडियम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि महंगा है। अरे नहीं, सोडियम इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि महंगा है, नहीं ये नहीं कारण है। सोडियम नेचर में है ये नहीं है, सोडियम नेचर में, अरे जब भी मिलेगा तो NaCl के साथ में, नमक के साथ में। खाली सोडियम लोगे, खाली सोडियम अगर कोई ला के दे भी देगा ना तो तुरंत धधाक से आग लग जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। हवा में जैसे रखेंगे ना सोडियम को, सोडियम जैसे सोडियम पूरा सोडियम तो इतना है ना धरती पे कि कहने ने। नमक जानते हो, NaCl Na। अब सोचो कितना मनी धरती पे नमक होगा, समुद्र में नमक है। तो समझो नहीं कि अगर नमक है तो उसमें सोडियम भरल है, सोडियम भरमार है। अब तुमसे पूछे कि लोहा ज़्यादा महंगा कि नमक ज़्यादा महंगा? अरे जाहिर सी बात है लोहा ज़्यादा महंगा, नमक उतना महंगा। अरे वो तो सवरा रिफाइन करके क्या करके टाटा वाटा जो भी कंपनी वाला रहे बेचता है। नॉर्मली समुद्र से जो नमक मिलता है वो तो तुमको फ्री में मिल जाएगा, और हम थोड़ा ढेर पैसा लगता है। हमने समय में बोरे में नमक आता था, पूरा बोरा। अवला सस्ता में 1 रुपया किलो नमक मिलता था। 1 रुपया किलो, 8 आना तो नहीं जानवन करते हो, 50 पैसा किलो मिलता था। 1 रुपया किलो नमक मिलता था, वो बोरिया वाला। आज तो खैर पता नहीं, एकदम 1 किलो का पैकेट बना दिया, आधा किलो के, वो अलग बात है। तो नमक ढेर बनी है पूरा दुनिया में,
पूरा दुनिया की बात कर रहे हैं, नहीं खाली भारत में है, पूरे संसार की बात हम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ समंदर है। समंदर पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ, एक तरह से कह सकते हैं। यानी आयरन से भी ज़्यादा सस्ता कौन है? नमक। और नमक में क्या है? सोडियम। यानी इनडायरेक्टली हम ठीक ठाक बोलें कि जो धातु जितना ज़्यादा सस्ता है, जितना ज़्यादा सस्ता है, वो समझ जाना कि उतने ज़्यादा अभिक्रियाशील है। वो जितना ज़्यादा सस्ता है उतने ज़्यादा वो रिएक्टिव है। अरे कम रिएक्टिव है तबे तो क्या है? महंगा। इससे भी ज़्यादा महंगा जानते हैं कौन है? प्लेटिनम। इससे भी ज़्यादा महंगा कौन है? क्यों? क्योंकि प्लेटिनम सोना से भी कम अभिक्रियाशील है। तो उन्हें प्लेटिनम के नाम नहीं सुना होगा। शादी ब्याह में सोना चांदी आदमी खरीदता है। अरे सोना चांदी, अब सोना चांदी भी उब गया आदमी, अब डायरेक्ट कौची खरीदता है? प्लेटिनम। सोना से भी ज़्यादा महंगा होता है कौन? प्लेटिनम। ये तो और कम अभिक्रियाशील है। सोना तो फिर भी रिएक्टिव कर जाएगा 100 साल 50 साल में, प्लेटिनम उससे भी महंगा होता है। नॉर्मली हम लोग प्लेटिनम नहीं यूज करते हैं, जो ढेर अमीर रहता है वो या यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं कर, लेकिन करते नहीं हैं क्योंकि इतना महंगा है, फालतू की यूज करता है। सिमेटिया कलर के, सिमेटिया जैसन, सिरमिटिया जैसन, सिरमिटिया जैसन, जैसन मतलब ये दिखाई दे रहा है इस तरह कलर, मतलब चांदी जैसन रहता है, चांदी जैसन कह सकते हैं। देख लेना गूगल पे सर्च करके। फिलहाल क्या समझा रहे थे कि धातुओं का वैसा समूह जिसमें धातुओं को उनके सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाना या घटते क्रम में, नॉर्मली घटते क्रम में सजाना सक्रियता श्रेणी कहलाता है। अब सक्रियता माने तो अभी समझा दिए, सक्रियता माने क्या? रिएक्टिव। सक्रियता माने कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? अरे जिसको नहीं समझ में आता है ना वो सीधा सीधा सोचेगा जे जितना महंगा है वो उतने ही कम रिएक्टिव है। इस समझने के लिए, और ऐसे तो अपने दिमाग काम करना चाहिए कि सोना को हवा में छोड़ दो और लोहा को हवा में छोड़ दो तो हवा से रिएक्शन कौन करेगा? सोना कि लोहा? लोहा। तो लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया और सोना हवा से रिएक्शन कर जाएगा तो फिर सोना आदमी खरीदबे नहीं करेगा। चांदी है और जिंक है तो कौन हवा से रिएक्शन करेगा? चांदी की जिंक? जिंक। चांदी महंगा है क्योंकि चांदी की अभिक्रियाशीलता कम है, और जिंक तो लोहा से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है। खुला हवा हम छोड़ देंगे तो हवा को 2 ऑप्शन दिए, एगो आयरन और एगो जिंक, और कहते हैं हवा जाओ किससे रिएक्शन करोगे, जिंक से कि लोहा से? तो बोलेगा लोहा से भी हम नहीं करेंगे, हम किससे रिएक्शन करेंगे? जिंक से। तो जिंक तो और सस्ता होना चाहिए। देखो जिंक है लेकिन कम होने के मामले में मिलता हमको नहीं है, वो अलग बात है। जैसे सोडियम है ही नहीं नेचर में तो हमको मिलेगा कहाँ से? हमको मिलता है कौन चीज़? NaCl। वैसे ही जिंक नहीं मिलता, वो अलग चीज़ है। अब रिएक्टिविटी सीरीज कैसे याद करेंगे? तो केदारनाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, ऐसा एसन भी कहीं आता है लेकिन उस पर नहीं जाता, फीका पकाता है, ये हो गया। इसके बाद जो इधर लिखेंगे ना कि हम, ठीक है, HG, हम क्यों आगे आऊँ और लास्ट में PT, ये वाला, ये याद रखना है, ये याद रखना। इधर जो लिख रहे हैं ना इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोर रिएक्टिव, ये वाला मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इसमें भी धातु अधातु पे जब हम आएंगे तो बताएंगे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम तक ज़्यादा माना जाता है। और एल्युमिनियम के बाद कहा जाता है थोड़ा कम रिएक्टिव है, मतलब बीच में है। लेकिन अभी फ़िलहाल मत बोलो, अभी आप पढ़ रहे हैं धातु अधातु नहीं, कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो खाली याद रखो कि हाइड्रोजन से ऊपर आप जितना देख रहे हैं सब के सब क्या है? मोर रिएक्टिव। आइए सब जितना देख रहे हैं सब के सब क्या है? लेस रिएक्टिव। इसमें भी हम बार बार बोल रहे हैं ना, समझाएंगे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़्यादा है रिएक्टिव। एल्युमिनियम, जिंक, आयरन ठीक है, ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। इससे पोटेशियम को छोड़ दो खुला हवा में आग लग जाएगा, सोडियम को छोड़ दो आग लग जाएगा, कैल्शियम को छोड़ दो आग लग जाएगा, मैग्नीशियम आते आते लगभग कम जाता है, मैग्नीशियम में भी आग लगे। लेकिन एल्युमिनियम, कोई कहे एल्युमिनियम को छोड़ दिए, अरे एल्युमिनियम का तो बर्तन होता है, टोकवा फंसावे लगे हैं और जाग लग गया, ऐसा होता है। टोका किसका फंसाते हैं? सोना के चांदी के? कोई कहेगा हम कॉपर के टोका, अब पागल है तू, कॉपर के टोका फंसावल जाता है। टोका किसका फंसता है? एल्युमिनियम के। कॉपर के वायर आप घर में भले लाइए वो अलग चीज़ है, क्यों? क्योंकि देखो
कॉपर इधर है, हाई कोट कॉपर है, कॉपर कम रिएक्टिव है। कॉपर से टोका फंसाओगे तो बहुत अच्छा बात है, फंसाइए। लेकिन कॉपर नॉर्मली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? घर में। अगर कॉपर से कोई टोका फंसाएगा तब से तो कार्बन जल्दी नहीं लगेगा। अगर कॉपरे से टोका फंसा लिया, कॉपर की मोटा को तार लाया और टोकवा फंसा दिया, तो उसमें कार्बन जल्दी क्या, सालों साल क्या, 5 साल 7 साल तक उसमें कार्बन नहीं लगेगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। कॉपर तो अगर तुम्हारे घर में टोका फंसा बार बार लग रहा है, कॉपर बार बार एल्युमिनियम से कार्बन लग जा रहा है, काहे? अरे एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम हटाओ, आज कॉपर के है ना मोटा तार लाओ, एकदम 2-3 बार तह मोड़ के ओकरे टोका फंसा दो, कार्बन लगबे नहीं करेगा। अरे कभी नहीं लगेगा, तू तंग हो जाओगे, कार्बन लगेगा, तू परेशान हो जाए, छोड़ावेल रहेगा तो वजह जाके छोड़ा, लेकिन कार्बन नहीं लगेगा। क्यों? अरे कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर के बजाय सिल्वर यूज कर ले और अच्छा बात है, चांदी के टोका लगा लो तो और कार्बन नहीं लगेगा, क्या दिक्कत है? सोना का लगा ले, सोनों को लगा, लेकिन सोना महंगा है तो उतना क्या लगाएगा? तू भोरे टोका लगाए नहीं रात के पार, तो ऐसा टोका मत लगाना, ठीक है? हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है। घर में जो वायरिंग तायरिंग होता है, जो तार लगता है, उसमें कहल जाता है कॉपर के, क्या कि कार्बन लग जाएगा, आग लग जाएगा, कुछ हो जाएगा उल्टा पुल्टा, तो कॉपर लगा। लेकिन टोका वोका आदमी एल्युमिनियम से फंसा लेता है, अगर कार्बनों लगेगा तो क्या दिक्कत है, जाके रगड़ के छोड़ा देंगे। इसका मतलब है इधर वाला जो है ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन? देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव मतलब जैसे खुला हवा में लगाएंगे ना, शायद आग लग जाएगा, इतना रिएक्टिव है, जंक लग जाएगा। ये तो लेते साथ आग लगा देगा, ये भी आग लगा देगा। कैल्शियम ये भी थोड़ा बहुत जंक लग जाएगा, तुरते एकदम फट दबर लग जाएगा। मैग्नीशियम में फटाक दबर तुरंत घेर लेगा चारों देने से। इस सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें धीरे धीरे। एल्युमिनियम में जंक लगेगा लेकिन महीनों लग जाता है, महीनों लगेगा धीरे। ऐसे तो ऑक्साइड में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, मिनटों नहीं लगेगा। एल्युमिनियम को लाइएगा हवा में, 1 मिनट नहीं लगेगा, तुरंत ही कन्वर्ट हो गया एल्युमिनियम। मिनट ज़्यादा बोल दिए, सेकेंड नहीं लगेगा, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्युमिनियम। सेकेंड भी नहीं लगेगा। जिंक को भी सेकेंड नहीं लगता, लेकिन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जंक लगने में, कार्बन लगने में इन लोग को महीनों लग जाता है, हो सकता है कभी कभी सालों लग जाता है। पानी वानी पड़ता है तब देखोगे ना टोकवा में कार्बन लगता है, नहीं पानी पड़ेगा तो कोई खास नहीं असर पड़ता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट रहता है। काहे सर? वो सब बताएंगे। तो ये सब मॉडरेट है, लेकिन है क्या है भाई? ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये सब कम रिएक्टिव है। अब जरा सोचो क्या, देखो सोचो नहीं खाली। एजा पे कॉपर सल्फेट था, और इसका रिएक्शन किससे हुआ था? एन था। देखो ध्यान से खाली देखो, 5 सेकेंड के लिए कम से कम, चलो 10 सेकेंड के लिए देखो, 10 सेकेंड के लिए खाली देखो। ये कॉपर है और ये वाला कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है? मतलब आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा सक्रिय है। सक्रिय माने ज़्यादा एक्टिव है, एक्टिव माने ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा तेज है। कॉपर के हटा देगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? FeSO4 अब कॉपर हो जाएगा फ्री। यही तो हम पीछे समझाए थे। देखो कॉपर को कौन कौन हटा सकता है, दिमाग पे जोर डालिए, कौन कौन हटा सकता है? खाली आयरन है? नहीं, जिंक भी हटा सकता था। और कौन? एल्युमिनियम भी हटा सकता था। और कौन? मैग्नीशियम। और कौन? अरे कोई भी हटा सकता था। तो बोले ना कि एग्जाम्पल ढेरे बनिए, हम समझाना था, समझा दिए हम आपको। उतार लो, इसको उतार लीजिए। यही है रिएक्टिविटी सीरीज। केदारनाथ का माली आलू जरा देखो, केदार के मने केदार, एने मने नाथ, सी मने MG मने माली, आलू जरा फीका, एगो एसन भी होता है नहीं लिखे, पकाता है। फिर से समझो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। यहाँ है हम, HG मने हम, क्यों आगे आऊँ पीटी, ठीक है? हम क्यों आगे आऊँ पीटी। अब अजीब सा लग रहा है, आए बोलें सर हम क्यों, अरे ठीक है आऊँ पीटी। हम मने क्या हो गया? मरकरी। HG मने मरकरी, CU मने कॉपर, AG मने AU मने गोल्ड, और PT मने, वैसे इधर पूछना चाहिए ना कि के मने क्या है? पोटेशियम। Na मने CA मने MG मने
एल माने जेन माने और एफी माने और ये वाला सीसा, पीबी माने सीसा, इसको लीड बोलते हैं सीसा। और एच तो आप लोग जानते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितना देख रहे हैं सब के सब ज़्यादा रिएक्टिव है। अरे रुको रे, कितना लिख रहा है रे। ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन है याद होना चाहिए। जैसे पूछेंगे कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन है, बताओ उधर से परमाणु, ज़्यादा रिएक्टिव कौन कौन है। सोना, तुम लोग को समझ में आ रहा है कौन कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। कौन जरूरी है कि पोटेशियम बोले, सोडियम बोले, कैल्शियम बोले, मैग्नीशियम बोले, एल्यूमिनियम बोले, जिंक बोले, आयरन बोले, लीड बोले, हाइड्रोजन मत बोलो। तो हम शुरू करें कि के माने पोटेशियम होता है, एन माने सोडियम होता है, सी माने कैल्शियम होता है, एम जी माने मैग्नीशियम होता है, एल माने एल्यूमिनियम होता है, जेडन माने जिंक होता है, एफ माने आयरन होता है, पीवी माने सीसा होता है, एच माने हाँ क्या ये सब बोलता है। नहीं बोलेंगे, ये सब बोलबे नहीं करेंगे। हम बोलेंगे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। एकदम मत याद करना के माने पोटेशियम, बोल लेने कि के माने पोटेशियम, एने माने एकदम सोचवे मत करो कि एने माने सोडियम होता है, एकदम दिमाग से निकाल दो। सी ए माने कैल्शियम, हम सोचो हमको नहीं याद हुआ, सी ए माने कैल्शियम हमरा याद ही नहीं करना, हमको सी ए माने कैल्शियम नहीं याद करना, के माने पोटेशियम नहीं याद करना है। के माने पोटेशियम बोलबे नहीं करेंगे, दम नहीं बोलेंगे। के माने कुमार नहीं बोलेंगे, पोटेशियम नहीं बोलेंगे। एन माने बोलबे नहीं करेंगे। सी ए माने कैल्शियम बोलने है कैल्शियम। एम जी माने मैग्नीशियम एकदम नहीं बोलना है। एल माने एल्यूमिनियम, जेड एन माने बोलने ना कैसे बोलते हो। एफ ई माने आयरन, पीवी माने सीसा, एच माने कहाँ ध्यान रहता है रे। बैठो। और लेस रिएक्टिव की अगर बात करें तो हम क्यों आगे आऊँ, पीटी मतलब मरकरी है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम, ये सब लेस रिएक्टिव है। यानी कि अगर बात करें कि कहीं से अगर सिल्वर को हटाना है तो सिल्वर को कौन कौन हटा सकता है, दिमाग पे जोर डालो। एजी को कॉपरो हटा सकता है, एजी को मरकरी भी हटा सकता है, एजी को हाइड्रोजन भी हटा सकता है, मरकरी को सीसा भी हटा सकता है, मरकरी को जिंक भी, मरकरी को अरे मरकरी से ऊपर जितना है ना उस सब के सब हटा सकता है। इसको लिख लो। रुकते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ एजी माने हम लगता है कुछ और बोलती हैं, मरकरी बोल रहे थे। ई मरकरी है, एजी सिल्वर है, हम मरकरी बोल रहे थे। ई मरकरी है, एच जी माने मरकरी, इसको बोली चाली में हिंदी में पारा भी बोलते हैं। ये मरकरी नहीं है, गलती से मरकरी बोल दिए। एजी सिल्वर है और ए यू क्या है, गोल्ड है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान देना, सिर्फ आयरन ही नहीं हटा सकता था। एक दो और रिएक्शन दिखा देते हैं, क्योंकि आगे जाके हायर क्लास में जाओगे आईएससी में और साइंस फैकल्टी चुनोगे तो वहाँ पे ये सब आता है। हो गया। जैसे एक दो और रिएक्शन दिखा देते हैं तुमको। जिंक का रिएक्शन करवा देते हैं कॉपर सल्फेट के साथ में, कंप्लीट तो खुद कर लेना। एक और रिएक्शन लिखा देते हैं सीसा, इसका रिएक्शन करवा दो कॉपर क्लोराइड के साथ में, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। और एक बार कॉपर का रिएक्शन करवा देते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। अच्छा तो नहीं तो लिख नहीं पाया होगा किसका किसका रिएक्शन बोले हम। जिंक का रिएक्शन करवा दो कॉपर सल्फेट, दूसरा में क्या बोले सीसा का रिएक्शन करवा दो कॉपर क्लोराइड, और तीसरे में बोले हैं कॉपर का रिएक्शन करवा दो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। बेटा इसको याद तो हो गया होगा।
जड़वा मेटानी दिक्कत होता है। बोलो आप जिंक का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट देखो ये सब समझ में आना चाहिए कि कॉपर की वैलेंसी कितना, 2। सल्फेट की वैलेंसी कितना, देखो सल्फेट के वैलेंसी 2 था, यहाँ 2 लिखे होंगे, और कॉपर के वैलेंसी 2, यहाँ 2 लिखे होंगे, लेकिन 2 से 2 कट गया। अब लिखे से पहले जरा रुको, लिख, अरे यार इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ जिंक है, इधर जिंक के वैलेंसी भी कितना है, जिंक के वैलेंसी भी। अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है? ज़्यादा कौन है? अरे हाई कोट, ये तो इधर ने था, हाई कम रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा देगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, जिंक सल्फेट। ध्यान से बहुआ, क्योंकि 90% बुतरू को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। ये तो उन्हीं के क्लासमेट है जो पढ़ता है, 90% को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। चलिए ध्यान से समझना, अब ये सब चीज़ आता है तो और नहीं समझ में आता है। तुमको लगता है कि ऐसा नहीं, तो ये थोड़ा सा पढ़े उड़े वाला है ना, उससे पूछ लेना, उसको समझ नहीं आता जिंक कैसे हटा, कॉपर कैसे लगा, आखिर ऐसे से कैसे हो गया, घुमियात रहता है। इसलिए ध्यान से समझो, तुमको समझ में आ रहा तो अच्छा बात है। थोड़ा पढ़े मन लगेगा हिंदी तो सिर्फ हिंदी पढ़ो, बाकी साइंस नहीं पढ़ो। ये कहाँ के देने रे, पढ़ना है आपको, समझना है, दिमाग पे जोर डालना है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, हट गया, फ्री कौन हो गया? अगला रिएक्शन बोलो। सीसा का रिएक्शन आप किससे करवा देते हैं? कॉपर क्लोराइड। अच्छा ये समझ में आता है CuCl2 काहे लिखे? अरे कॉपर के वैलेंसी कितना, यहाँ लिख दिए, और क्लोरीन के वैलेंसी 1 यहाँ लिख दिए। नहीं समझ में आया? कॉपर के वैलेंसी 2 और क्लोरीन के वैलेंसी 1 यहाँ लिखल है। अब सोचो सीसा और कॉपर, इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? धातु तो सीसा भी है, धातु क्या है? कॉपर भी है। कि Pb माने सीसा और कॉपर माने कॉपर, लेकिन कॉपर भी धातु है और वो Pb भी क्या है? धातु है। सीसा दोनों धातु है, सीसा धातु है सर, हाँ धातु है। तो इसको हटा देगा और खुद आके लग जाएगा PbCl2 और फ्री हो गया कुछ कॉपर। ये जो समझना होता है कि आयरन, सीसा जो बोल रहे हैं, सीसा की वैलेंसी कितना है नहीं जानते हैं तो खैर यहाँ से याद रखना, ये देख के सीसा की वैलेंसी कितना, Cl जो है इसके पीछे 2 आखिर काहे लिखल है? क्योंकि Pb के वैलेंसी होगा और क्लोरीन के तो 1 हो गया। एक और है, एक और रिएक्शन है, क्या? अच्छा कॉपर का रिएक्शन किससे? लो कॉपर है और इसका रिएक्शन करवा दिए किससे? सिल्वर नाइट्रेट। देखो सिल्वर के वैलेंसी कितना, अरे रुको यार कितना लिखता है, सिल्वर के वैलेंसी कितना? सिल्वर के वैलेंसी 1 पक्का, और नाइट्रेट के वैलेंसी 1 होता है, बदलेगा नहीं ना। सिल्वर के वैलेंसी 1 तेजा 1 लिख दिए, ध्यान से देखो कहाँ लिखल है, अरे लिखल है। और नाइट्रेट की वैलेंसी कितना है? 1 लिखल है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट। 1 नहीं पता चलता है। अब सोचो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है कि सिल्वर ज़्यादा रिएक्टिव है? कौन? दोनों लेस रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी सिल्वर से ज़्यादा ना है कॉपर। याद करो, हम क्यों आगे आऊँ, हम क्यों ऊपर आता है फिर नहीं आगे, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इसको हटा देगा और खुद आके लग जाएगा CuNO3। लेकिन बोलो, लेकिन काहे बोल रहे हो? कॉपर के वैलेंसी 2 होता है, वो एजा चिपकाना पड़ेगा ना। नाइट्रेट के वैलेंसी 1 लिखो चाहिए, ये हो गया कॉपर नाइट्रेट, राइट डाउन। ये सब वैलेंसी वाला चीज़ वो पढ़ावल है, आप देख लीजिएगा कैसे केमिकल फार्मूला लिखें, रासायनिक सूत्र कैसे लिखें, थंबनेल है देख लेना जिसको नहीं समझ में आ रहा है। रासायनिक सूत्र लिखने का तरीका, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला, इस तरह कुछ लिखल होगा, ये आता है समझ में? ठीक है। कॉपर के वैलेंसी कितना, नाइट्रेट के वैलेंसी 2 1। हो गया। अरे को वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में एकदम 10th वाला में आता ही है, ठीक है, ये आ जाता है क्वेश्चन, 10th के एग्ज़ाम में आता है। लिखो क्या आता है, बताते हैं।
देखिए, जब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, ये 10th के एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो 10th वाला बुतरुन इसको रट लेता है। भले वाला समझ में अले कि नहीं ले, रट लिया, रट लेता है तो काम चल जाए बेचारा के, लेकिन समझना भी तो है, खाली रटना नहीं है साइंस को। जब क्या लिखे, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। और तुमको लग रहा होगा कि अम्ल तो पढ़ेबे नहीं किए हैं, क्षार पढ़ेबे नहीं किए हैं, बताएंगे। जब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो कौन सी गैस बाहर निकलता है या कौन सी गैस मुक्त होती है? जब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया माने इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्शन। जब अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलता है? तो डायरेक्ट जवाब में दो, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब कैसे समझाना है कि आखिर कैसे निकला, बिना समझेले कैसे मान ले? तो मान लो कि अम्ल ले लिए H2SO4 H2SO4 HCl, नहीं समझ में आया, कहाँ समझ में आएगा, अभी पढ़ेबे नहीं किए हैं। तो अभी हम एसिड बेस ये सब पढ़ेबे नहीं किए। H2SO4 क्या है? एसिड है, अभी तो नहीं जानते हो, सर इसका टाइम आएगा। इस चैप्टर के बाद एक नंबर है। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा ना, वो यही है, अम्ल क्षार लवण। H2SO4 एसिड है, H2SO4 एसिड है। चलो एक और एसिड लेते हैं, HCl, ये भी एसिड है। इसका रिएक्शन करवा दो आयरन से, इसका रिएक्शन करवा दो जिंक से, इसका रिएक्शन करवा दो किसी और से रिएक्शन करवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाई रिएक्टिव मेटल बोलो, एल्यूमिनियम ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब आप जानते हैं, ये सब जानते हैं। हाई रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। अरे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो उसमें आयरन ले लें, हम जिंक ले लें, आलू ले लें, सोडियम ले लें, आलू माने एल्युमिनियम, सोडियम ले लें, कैल्शियम ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कुछ भी ले लें, सबको क्या बोलेंगे? सब के सब ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है भाई? हाइड्रोजन से। दिमाग पे जोर डालो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, सबसे नीचे में कौन आता है? सबसे नीचे में है माने हाइड्रोजन, सबसे नीचे में। तो इतना समझ में आता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन? आयरन। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन? जिंक। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है कौन? एल्यूमिनियम। कहानी हो गया ख़त्म। हाइड्रोजन हटो, वहाँ बैठेगा कौन? FeSO4। अच्छा, ऐसा समझ में आना चाहिए कि H2 का है लिखल है, 2 का है लिखल है, ये 2 क्या है? 2 सल्फेट के वैलेंसी था, 2 सल्फेट के वैलेंसी, ऐसा का है लिखल है? कट गया, सल्फेट के वैलेंसी 2 ऐसा लिखे होंगे, आयरन के वैलेंसी 2 से 2 कट गया, तो फिर ही कौन हो गया भाई? H2। हाइड्रोजन जब भी रहेगा किस फॉर्म में रहेगा? H2। और ऐसे तीर दिखा रहे हैं, तीर माने क्या है? गैस है, H2 गैस। हाइड्रोजन जब भी निकलेगा तो किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। डेली आ बाबू, ठीक है। ऐसा जिंक है और ये H2SO4 है, जिंक इसको हटा देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसको हटा देगा, ZnSO4। अच्छा, एजा Zn2 का है लिखते हैं, कैसे कट गया? सल्फेट के वैलेंसी 2 लिखे होंगे, ठीक है, कट गया, फिर कौन हो गया भाई? H2 फ्री हो गया। ऊपर मैंने तीर जा रहा है, एजा समझना है, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन। एल्यूमिनियम इसको हटा देगा, हटा दिया, AlCl H2। लेकिन गड़बड़ हो गया एजा, ये गड़बड़ हो गया, ये सही नहीं। बोलो सही का है? एल्यूमिनियम के वैलेंसी कितना? बैगन आलू गाजर इन थैला, याद है? बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू बताएं 13वां में, तेकर वैलेंसी कितना होता है? 3। तो एल्यूमिनियम के वैलेंसी एजा चिपका दो और क्लोरीन के वैलेंसी एजा चिपका दो, तो सही बात तो है कि बनेगा क्या? AlCl3। बैलेंस्ड नहीं लग रहा है सर, तो बैलेंस आप कीजिए, बैलेंस आप करते रहो। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो उसको।
बैलेंस कर ले आता है तो नहीं के कर लोगे। देखो तो छापे से पहले एक बार जरी देखो, छाप लेना एक बार, देखो ऊपर में बैलेंस है कि नहीं। ऊपर वाला वो कह रही नहीं है, काहे नहीं, तुम बोलो काहे नहीं बैलेंस्ड है, तुम बताओ, उससे पूछ रहे काहे नहीं बैलेंस्ड, तुमको क्या लगा कि बैलेंस नहीं है ऊपर वाला, तुम बताओ। क्या लगा तो तुम कह रहे बैलेंस नहीं। कुछ नहीं लगा सर, ऐसे ही बोल दिए कि बैलेंस नहीं। बैलेंस है कि नहीं ऊपर वाला, है ना। कहीं कोई दिक्कत है, आयरन एगो हाइड्रोजन दो गो SO4 कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कते नहीं, तो बैलेंस्ड है। ई वाला बैलेंस है, हाँ है, लेकिन ई वाला बैलेंस नहीं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कर सिखाएं कि सबसे पहले उसको धरो जो सम संख्या और विषम संख्या में, सम विषम में कौन है उसको धरो सबसे पहले। क्लोरीन बोले के तो आप हाइड्रोजन भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोरीन किसी को भी धरना होगा। हाइड्रोजन विषम में है, ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन एगो है सर, तो एक को नहीं देखा जाता है, मेन 3 देख रहे हैं, 3 है विषम संख्या, बड़ा विषम संख्या 3 है, तो ई जीतेगा। अब क्लोरीन को बराबर कर ले जा, गुना कर देंगे कैसे, 3 से, मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन फिर कै गो है, 2 गो। तो क्या करें भाई, चल पहले हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, इसको बनाना कै गो है, 2 गो, इसको 2 गो बनाएंगे तो क्लोरीन नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन है जा 2 और क्लोरीन कै 2 और 3 दोनों मिला दो, 2 तिया 6 से गुना कर, कहानी खत्म। 6 से गुना कर, मामला गड़बड़ हो गया सर। अरे कुछ नहीं हुआ, इन्हें 3 से गुना कर दो ना, हो जाएगा। और उन्हें भी कैसे गुना कर दो, सॉरी 2 से, इन्हें 2 से, तो इसमें भी गुना कर दो कैसे, 2 से, हो गया बैलेंस। जैसे हम बोलते हैं सम या विषम, देखो यही सिखाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में बोलते हैं कि कौन सम है और कौन विषम है। चोर नियन पीछे बैठल रहता है ऐसे घुस के, महीना में 1 दिन आता है, चोरानी नीचे बैठल रहेगा, और आगे बैठाएंगे एकदम सामने, पीछे एकदम चोरानी बैठल रहेगा एकदम। और उससे विषाणु है, उससे अच्छा विषाणु है, एकदम धर के सीना टाइट करके एकदम मुड़ी चौड़ा करके जिराफ नियन एकदम बैठल रहता है। चोरानी दोनों चोर नियन बैठल रहेगा, दोनों एकदम, जिसमें धर नहीं ले, हमरा पूछ नहीं ले। और असलियत तो ये है एकदम चौड़ा करके एकदम मुड़ी एकदम जिराफ नियन ऊपर उठेला, ऊँट नियन एकदम देखते रहता है। धरेंगे तो धरेंगे, जे होगा देख के बोल देंगे हम, ये अच्छा रहता है। यहाँ समझो बैलेंस कैसे करना। विषम संख्या में कौन था भाई, क्लोरीन, और कौन क्लोरीन, इन्हें 3 था और इन्हें क्या है, सॉरी क्लोरीन और हाइड्रोजन इन्हें 1 गो, हाइड्रोजन कै गो 2 गो, हमरा गड़बड़ है। क्लोरीन 3 गो, क्लोरीन हमरा गड़बड़ है। लगाना है हिट एंड ट्रायल मेथड, उटक्कर मेथड। तो सोचो कि 3 और 2 कैल्शियम कितना, 6, डायरेक्ट हो जा 6 से गुना कर दिए, क्योंकि KCl साथ में 6 से, इसको 6 से कैसे बनाए, 2 से गुना कर दिए, तो एल्युमिनियम 2 से गुना कर दी। और नहीं समझ में आवे तो वाला देख लेना, उतना दिमाग नहीं लगाना, वो वीडियो वाला देख लेना कैसे बैलेंस करना, ABC मान के। इस सब में गौर से देखो कौन से गैस निकल रहा है, सभी रिएक्शन में ध्यान से देखिए कौन से गैस निकला, H2 सब में। तो 10th के एग्ज़ाम में आता है कि जब अम्ल के साथ किसी धातु का अभिक्रिया करवाया जाए, यानी अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु का अभिक्रिया करवाया जाए, तो कौन से गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। क्यों निकलेगा, बोलो काहे निकलेगा। अरे इसलिए निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता इन सबसे कम है, आई सब धातु की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन को हटा देवे करेगा, और हाइड्रोजन को हटा के खुद अपने बैठ जाता है। क्या, आयरन है, जिंक है। अच्छा ये कौन सा रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सा है, इतना देर से पढ़ रहे हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन है कि संयोजन है। ना तो वियोजन है ना ही संयोजन है। वियोजन में बोले कि एगो टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाएगा, और संयोजन में बोले कि 2 या 2 से अधिक मिलकर एगो बनाएगा। तो ना तो संयोजन है ना ही वियोजन है, कौन सी अभिक्रिया। आज पूरा के पूरा जिक्र चला विस्थापन पे, उतारिए, आज पूरे जिक्र चल रहा था विस्थापने पे। और ऐसे तो एक लाइन में रटवाना रहेगा तो एक ही दिन में सब डिफिनेशन में रटवा देंगे। समझाना भी तो होता है विस्थापन क्या है। विस्थापन अभिक्रिया से हमको एग्जाम्पल दिए जिसमें टाइम लग गया। आ जाइए तक टाइम हो गया 45 मिनट, 50 मिनट हो गया।
उतार लिए। तो आज तो कुछ पढ़े नहीं, खाली विस्थापनीय अभिक्रिया, उसी के ऊपर पूरा एकदम लेक्चर देते रह गए। तो खाली विस्थापन अभिक्रिया एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जब वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है और खुद उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी जो भी है पूरा एग्जाम्पल समझाएं। अब डबल डिस्प्लेसमेंट कल बताएंगे, आज यहीं तक।